मैम, मेरी देवरानी को आए 3 महीने हुए हैं। मेरी देवरानी कॉल करती है, 1 मिनट बात करके बोलती है मम्मी से बात करवाओ। उनसे काफी देर तक बात करती है। मैंने शुरू से सोचा था कि हम दोस्त बन के रहेंगी, पर वो मुझे कुछ समझती ही नहीं। दुख होता है, सास भी उसको ज्यादा प्यार करती है। सिंपल सा रूल है, जो आपको कुछ नहीं समझ रहा आप भी उसे कुछ मत समझो। आपने उसके बहन बन के रहेंगे, दोस्त बन के रहेंगे सोचा, बहुत अच्छा सोचा, लेकिन जो हम सोचते हैं हर बार वो हो जाए, ऐसा होता नहीं। कभी होता है, कभी नहीं होता। रही बात यह है कि अब दुख होता है, हो गया ठीक है। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, हम उसके बाद उबर ही जाते हैं ना उस चीज से। अब अपने मन को समझा लो कि दिस इज द रियलिटी, कि भाई नहीं, वो नहीं चाह रही। और आप कितना भी घुसते रहो, अब आप ज्यादा कोशिश करोगे ना, तो अपनी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट खत्म कर लोगे बिल्कुल। वो आपको 2 पैसे की नहीं, वो दे देने की इम्पोर्टेंस, कि भाई हाँ, क्योंकि उसे पता है तो आती रहेगी पीछे। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप एक आध बार को ताना मार सकती हो कि भाई क्यों, भाई मेरे से भी बात कर ले थोड़ी बहुत देर। तू मम्मी से 15-15 मिनट बात करती है, 5 मिनट तो मुझसे कर लिया कर। अगर वो अनकॉन्शियसली कर रही होगी ऐसे, तो करने लगेगी। अगर वो पर्पजली कर रही होगी कि मुझे इनसे बात ही नहीं करनी, तो भी आपको पता लग जाएगा। तो एक बार ये कह के देख लो। बाकी भैया, जब किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, आप जबरदस्ती क्रिएट नहीं करवा सकते। तो ये है एपिसोड 128 के सवाल, जिसका टाइटल था, कुछ का आया था कि जीवन बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा लगता है। मेरा कहना था कि जिस दिन सच में ऐसा होगा ना, जीवन खत्म हो गया, उस दिन सच में जीवन ही खत्म हो जाएगा, सांसें भी नहीं बचती। अगर जिंदा हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे को जिस काम को करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा था, अभी वो हमने पूरा नहीं करा। जब वो कर लेंगे तभी हमारा जीवन खत्म होगा। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है कि उफ, जीवन में कुछ नहीं बचा। भैया, अगर कुछ नहीं बचता तो फिर आप भी नहीं बचते। ये तो था उसका, और मुझे इतना ये ज्यादा वो लगा कि मैंने आपसे दोबारा इस पॉइंट को शेयर करा। फिलहाल 128वें क्वेश्चन के जवाब लेके अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपको साथ शेयर करने के लिए। अब देखते हैं कितने सवाल आए हैं, कितने जवाब, कितने सक्सेस स्टोरीज, और कितने सिर्फ मेरी तारीफें। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आओ बहन, बातें करें। हस्बैंड ना सुनने समझने की कोशिश करे तो क्या करें? तो समझाना छोड़ दें। कब तक सिर मारते रहोगे? माना हस्बैंड का रिश्ता और लोगों से अलग है, आप बाकी को छोड़ सकते हो, बात करना एक झटके में, इनसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन इनके साथ भी एक लिमिट है ना यार। कब तक? अगर वो सुनने समझने को कुछ तैयार ही नहीं है तो लेट इट बी। फिर रिश्ता भी अगर टूटता है तो टूटे, लेकिन आप कब तक समझाते रहोगे? एक कहते हैं ना, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो एक छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा, आप समझा दोगे क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन एक बड़ा आदमी, शादीशुदा, बच्चों का बाप, अब वो बावलेपन की हरकतें कर रहा है और नहीं समझ रहा ना, वो सुन रहा आपकी, तो वो जानबूझ के नहीं सुन रहा ना, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। सब्र खींच जाओ अपनी पर्सनैलिटी पे, और अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद निभाने की सोचो कि भाई मुझे ही करना है। और उससे 2 पैसे की उम्मीद रखो मत। और कर सको तो यही है कि फिर अपने से भी 2 पैसे की उम्मीद उसको रखने दो मत, कि ठीक है तो अकेले ही मस्त रह रहे हैं घर के अंदर, ठीक है, लेकिन रहता रहे तो मस्त रहे अपनी लाइफ में। जिसको पत्नी की कदर नहीं, सीधी सी बात है ना, जैसे बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वो है ना है, क्या फर्क पड़ रहा है? अब बिल्कुल ही ना हो तो वो एक अलग टंटे शुरू हो जाएंगे, बैठा है अपना, ठीक है घर में रहने दो, और क्या है। आप अपना मतलब कुल मिला के मन ऐसा कर लो कि भैया मेरे तो पति है ही नहीं साथ में, तब मैं कैसे करूंगी? फिर करो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को, तब हो जाएगा और ना इरिटेशन होगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने बताया था मेरे पति को सेक्स के लिए मना करती हूँ तो मिसबिहेव करते हैं। वैसे मुझे और मेरे बेटे को बिल्कुल टाइम नहीं देते। मैं उन्हें हर तरीके से समझा के देख लिया, 10 साल हो गए, टाइम नहीं देते कभी भी। वैसे बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन बात नहीं सुनते। क्या करूं प्लीज बताएं? मना ही करो ऐसे को। भैया, एक ही काम के लिए तुम आ रहे हो, तब तुम मीठा बोल रहे हो या जो कुछ भी हो उसमें मना कर रहे हैं, तो बदतमीजियां कर रहे हो। दूरी बनाओ ऐसे आदमी से। और रही बात यह कि टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, एक मुझे ये समझ में नहीं आता, टाइम ना उससे मांगो जिसके टाइम देने का कुछ फायदा हो। अगर एक आदमी ऐसा है ना, जितनी देर घर में रह रहा है, नाक में दम कर रखा हो, अच्छा टाइम नहीं देता, दफा वो बाहर कमा, जा बाहर जा।
मैंने देखे हैं ऐसे आदमी और ऐसी औरतें, वो बड़ी खुश रहती हैं जब तक उनके पति बाहर रहते हैं। तो अगर ऐसा पति हो ना कि आते ही दिमाग खराब करेगा, इससे अच्छा तो तू टाइम ना ही दे, हम अपना टाइम खुद रह लेंगे। तुम ये सोचो ना कि उनके आने से पहले अब लाइफ नहीं थी क्या, वैसे ही चलो। दी मैं प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूँ। मैंने 6 साल के गैप के बाद जॉब ज्वाइन की थी। जब उससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करती थी। अनफॉर्चुनेटली जिस स्कूल में मैंने जॉब ज्वाइन की, उस स्कूल के प्रिंसिपल एंड 10 ईयर्स सेम स्कूल में कंप्यूटर टीच किया था। नाउ शी इज़ प्रिंसिपल। मैं टीचिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी संभालती हूँ। मेरे पास 8th क्लास है। टीचिंग के लिए मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जब भी मैं ये प्रॉब्लम अपनी प्रिंसिपल को शेयर करती हूँ तो वो कहती है कि सामने देखकर बात करो। आई वॉज ऑल्सो कंप्यूटर टीचर। आज उसने मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया, ये कहते हुए कि मुझे ऐसी टीचर चाहिए जो दोनों वर्क संभाल ले। मैंने बोला भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, स्टिल शी डिडंट लिसन एंड गिव मी नोटिस फॉर 15 डेज। मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती, मेरा बेबी छोटा है और इस स्कूल में स्टे बैक नहीं है, प्लीज़ हेल्प। जब आप नौकरी नहीं छोड़ना चाहते तो सिंपल सा हिसाब है, जो वो चाहते हैं वो आपको काम करके देना पड़ेगा। और प्रिंसिपल जो है वो इसीलिए नहीं सुन रही क्योंकि मे बी उसने इन 10 सालों में ये काम करे होंगे दोनों, तो वो जानती है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब आपसे नहीं हो पा रहे तो भैया प्राइवेट काम है, जो पैसा दे रहा हो तो काम देगा, काम नहीं करोगे निकाल देगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो वो कह रही हैं वो करो। यू आर स्टिल ट्राइंग योर बेस्ट, बट वो इनफ नहीं है, और करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे ससुराल की फैमिली बहुत टॉक्सिक है। मैंने अब तक बहुत सहन किया। मुझे 2 साल से सर दर्द और चक्कर आते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। मैंने ससुराल वालों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, पर कभी कभी लगता है कि उनसे नॉर्मल हो जाऊं। क्या करूं दी? देखो, अगर उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके भी आपके मन में ग्रज है, दुख है या कोई टेंशन बची हुई है तो उनसे दोबारा ज्वाइन कर लो उन्हें। लेकिन अगर उनसे अलग रह के आपका स्ट्रेस कम हो गया है तो फिर ज़माने की गिल्ट में आओ मत कि कोई क्या सोचेगा या कोई क्या कहेगा या नैतिक तरीके से क्या सही है। अगर उनसे अलग होकर आपकी ज़िंदगी हो गई सुखी तो फिर सुखी रहो। दोनों चीज़ें देख लो और आपके लिए क्या बेस्ट है वो चूज़ करो, उनके साथ रहना या उनके अलग रहना। और किसी की बात में सोचना, सबसे पहले यही चीज़ सोचो, क्योंकि स्ट्रेस भैया लेके बैठ जाएगा, पता लगा परिवार के चक्कर में आप ही नहीं रही। नेक्स्ट, अगेन आस्किंग, चेन्नई मेडिकल कॉलेज इसलिए चूज़ किया था कि वही मिला था इन काउंसलिंग। जब नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में हरियाणा वाला कॉलेज मिला तो चेन्नई नहीं लीव किया बिकॉज ऑफ इट्स बेटर ट्रेनिंग। हरियाणा एज सजेस्टेड बाय अदर डॉक्टर। तो ये तो मैंने बता तो दिया था कि उसको बोलो कि भैया अब हो गया एडमिशन तो कर ले पूरा। और अगर आप जाके वहाँ रह सको या आप कोई फैमिली मेम्बर अगर वहाँ रह सके उसके साथ रहने लगो, बजाय कॉलेज कैंपस में रहने के किराए पे अलग रह के। तो थोड़ा सा अपनापन भी लग जाएगा लड़की को। काम तो पूरा करना ही है ना। 3-4 साल की मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, क्या क्या हुआ है, एडमिशन छोड़ के थोड़ी आएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, पढ़ाई में भी अच्छा है और +1 में नॉन मेडिकल रखना चाहता है और मुझे समझ नहीं आ रहा उसको आगे जाकर कौन सा कोर्स करवाएं। आप टीचर हो, प्लीज़ गाइड मी। मैथ और साइंस में इंटरेस्ट है। मैं टीचर हूँ लेकिन मैं इन सब से बहुत आगे निकल चुकी। कब की मतलब आगे निकल चुकी इन द सेंस कि मैं जब इनसे पास करके निकली हूँ ना, जब ये चीज़ें बहुत पीछे छूट गई और अब 10th इंटर जो है ना उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी नमस्ते, मेरे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना। बेटा 13 साल का कंप्लीट हो गया है, अब तक तो अच्छा चल रहा है, पर अब कुछ चेंज हो रहा है और बच्चों को मुझे हर हाल में संभालना ही पड़ता है, मुझे ही संभालना पड़ता है। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मुझे आगे कैसी बातें करनी चाहिए? देखो, एज के अकॉर्डिंग बात उसकी यही करोगे। आपको तो पता है ना 13 में क्या होएगा उसके साथ, उसको नहीं पता। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन बना रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए बच्चे के और आपके बीच में। ठीक है, चेंज होएगा। पहले जैसे हर बात अगर वो सुन लेता होगा, हो सकता है कुछ चीज़ों को मना करे, कई बार पलट के जवाब देने लगे। उस टाइम आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा। बदतमीज़ी इतनी मत बर्दाश्त करना। इसी टाइम पे बच्चे अपने से ऊपर भी निकल जाते हैं। इसी टाइम पे थोड़ा सा एक्सप्रेस भी उन्हें करने की चुल मचती है कि हाँ हम माँ बाप से थोड़ा ऊपर होकर बात करें। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखना, लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। और बस ये है कि उसकी कुछ बातें हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपके लिए नहीं हो, तो आप ये कहने में शर्माओ मत कि मुझे सब पता है, मैं तो तुझसे ज़्यादा जानती हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बेटा मेरे को तो पता नहीं, तेरे समझा मैं समझ लूँगी।
कुल मिला के बातचीत ख़त्म ना हो, बस इतना ध्यान रखना। जो भी टॉपिक ऐसा हो जिस पे आप बिना बहस करे बात कर सकते हैं, वो कितना ही सिली से सिली हो, उस पर बात करते रहो। तो धीरे धीरे ये उतार चढ़ाव वाली उम्र निकल जाएगी और आपका बेटा आपके हाथ में रहेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपने इन लॉ और देवरों से बहुत परेशान हूँ। मैम मैं सारा दिन जॉब पर रहती हूँ, मतलब 9:30 से घर जाती हूँ और इवनिंग में 5:39 आती हूँ। फिर घर के काम, बच्चों की स्टडी में बिजी हो जाती हूँ। फिर बच्चों को 9 o'clock सुला देती हूँ। बट जब मैं फ्री होती हूँ, मिस्टर से कुछ बात करूँगी, हम दोनों आपस में टाइम एक्सपेंड करेंगे, तभी ससुराल साइड से किसी न किसी का कॉल आ जाता है। फिर वो 11 बजे तक बात करते हैं। रीज़न से हम दोनों आपस में बात ही नहीं कर पाते, जिस रीज़न से हम दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मैंने हस्बैंड को कई बार मना किया कि आप 9 के बाद किसी से बात मत करो, बट वो नहीं मानते। और दूसरा, मेरे इन लॉ भी नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें। मिस्टर का सारा ध्यान वो अपने साइड किए रहते हैं। प्लीज़ मैम बताइए। आपके हस्बैंड जिस टाइम आते हो ना ऑफिस से, उस टाइम पे आप फ्री हो जाओ। भले आपको रात को 9 बजे के बाद अपना काम निपटाना पड़े, बच्चों को सुलाने के बाद किचन के काम निपटाने पड़े, बर्तन के, अगले दिन के प्रिपरेशन के, लेकिन अगर ऐसा है कि 9 बजे के बाद उनका फ़ोन आ जाता है ना, तो जिस टाइम आपके हस्बैंड आते हैं, तो आप ये मत देखो कि मैं अब इस टाइम पे फ्री होकर बैठी हूँ, अब बात करूँगी। अगर ऐसे चल रहा है तो आप भी ऐसे ही चलो कि जिस टाइम हस्बैंड आए हैं, आप उस टाइम पे अपने 2-4 काम छोड़ दो। आपको जो बातें करनी है उनके साथ करो, बैठो, टीवी देखो, खाना खाओ, उस टाइम पे बात कर लो। 9 बजे के बाद वो अपने घर वालों से बातों में बिजी हो जाएं, आप अपनी किचन समेट लो। ऐसे करो। नेक्स्ट दी, कुछ दिन पहले आपने मामा अर्थ का एक फेस वॉश रिव्यू किया था, कौन सा फेस वॉश था? प्लीज़ उसका लिंक दे दीजिए। लिंक उसमें देखूंगी। मामा अर्थ वाले पता नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि रेफरल करो तो 100 रुपये आपको ऑफ मिलेंगे, लेकिन मैंने पूछा एक दो से जो इंस्टाग्राम पे शेड वगैरह डिस्कस कर रहे थे, किसी को कोई 100 रुपये ऑफ मिल रही है, तो लिंक देने का फ़ायदा क्या? मतलब आपको लिंक रेफरल करूँगी मैं, तो उसमें ऐसा मेंशन था मामा अर्थ के एप्लीकेशन में कि मेरे मामा कैश में 100 रुपये जुड़ेंगे, है ना, और आपको 100 रुपये अपने प्रोडक्ट पे ऑफ मिलेंगे, लेकिन मिल ही नहीं रहे, ना मुझे ना आपको। तो इसलिए वो लिंक जो है, मुझे लग रहा है वो किसी काम का नहीं है। आप सिंपली मामा अर्थ पे जाके, गूगल पे या ऐप है उनकी, उस पर डाउनलोड करके देन आप स्क्रॉल कर लो, तो उसमें मिल जाएंगे। फिर भी अगर मुझे याद रहा तो मैं बीच बीच में कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देती हूँ, मैं कर दूँगी। फेस वॉश वो था राइस फेस वॉश, जो मैं हमें अभी बच्चों के साथ काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैम मैं जॉब करती हूँ, मेरे पैसे जब मैं अपने ससुर को देती थी तब वो बहुत खुश थे, मतलब थोड़े टाइम के लिए। फिर मैं पैसे अपने हस्बैंड को देने लगी तो अपने खर्चे में, बच्चों के खर्च भी अपने घर वाले जो भी मंगवाते ले आते। अब मेरे ससुर कहते हैं हमें तो कभी पैसे दिए ही नहीं, और कभी मेरी सैलरी लेट हो जाती है तो कोई भी नहीं कहता कि तू भी रख ले थोड़े पैसे, ना कभी बच्चों के लिए कुछ लाते हैं। और ये भी है कि मेरी जॉब फील्ड की है, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं जाती, वो मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं। 1 महीने मुश्किल से 4-5 दिन काम होता है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास तो शेष तंगी है, जैसे मैं बेरोज़गार हूँ, तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प। भैया वो आपकी नौकरी को अपनी नौकरी मान के चल रहे हैं, वो तनख्वाह कह तो रही हो, फील्ड का काम करते हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं सिंपल के काम हम करते हैं तो पैसे भी हमारे हुए। बस अब जो ससुर लेके नाटक है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें वही है, या तो भाई बिल्कुल अलग हो जाओ, लेकिन बात वो है हस्बैंड आपकी जॉब को अपनी जॉब मान के चलना है कि कर मैं रहा हूँ तो पैसे भी मैं अपने तरीके से खर्च करूँगा। ये है, आप अपने पैसों पर हक उस दिन जमा पाएंगे जिस दिन आप अपना काम खुद करेंगी, अपने पैसे खुद के होंगे आपके पूरे कि भैया मैंने करे हैं, मैं गई थी फील्ड में, तब आपके है, आप चौड़े होके कह सकते हो कि भैया मैं तो नहीं दे रही। लेकिन अभी जब काम वो कर रहे हैं तो वो तो अपनी तनख्वाह मान के चल रहे हैं, जहाँ चाहे खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट दी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पापा के साथ रहती हूँ, कुछ दिन पहले छोटी बहन आई और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगी। पापा ने मना कर दिया, मेरे मरने के बाद मिलेगा, मैं आज दे दूंगा तो मेरे बच्चों को खर्च और घर कैसे चलेगा? तो वो लड़कर चली गई, तुम इनका ही खर्चा उठाओ, हम तो कुछ है नहीं। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, पर उसने मुझसे बोलना छोड़ दिया। बात कहनी होती है तो दूसरे भी बहन को मैसेज करती है, मुझे बोलने को स्टेटस लगाती है। गलत गलत मुझे क्या करना चाहिए? उससे बात रखनी चाहिए? नहीं सॉरी, मैसेज लंबा हो गया। आप चाहोगी भी बात रखना तो वो नहीं रखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो समझ में आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हिस्सा आपने मार लिया, वो गुस्से में है। आप चाहोगी भी तो वो रिश्ता रखेगी नहीं, तो रिश्ता नहीं रखेगा आपका।
हेलो दी, मेरा सवाल मेरी सास ननद को लेकर है। मेरी सास पॉलिटिक्स करती है, ससुर की 2 साल से तबीयत खराब है, ससुर को भड़काती है, ननद को भड़काती है, रिलेटिव्स को बोलती है, ससुर को कुछ नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती, अजीब सा बिहेव करती है, पति को भी भड़काती है, ननद भी मुझसे अजीब रहती है, मायके में भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। इस पॉलिटिक्स से कैसे जान छुड़ाऊँ, बताइए दी। पॉलिटिक्स जिस घर में होती है ना, उसका तोड़ दो ही है। या तो बिल्कुल बाहर निकल कर खड़े हो जाओ पार्टी से, नहीं तो आप भी सीखो पॉलिटिक्स। यही मैनिपुलेशन का हिसाब है, यही पॉलिटिक्स का। जिस घर में पॉलिटिक्स चलती है उसका जवाब पॉलिटिक्स से ही दिया जाता है। सीधे चलोगे हमेशा जूते खाओगे, हमेशा बुरे बनोगे। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं 34 साल की हूँ, मैंने काफ़ी लाइफ में अचीव किया है, बट अभी अभी मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ॉरेन जाना वगैरह वगैरह, बट अब बेबी करने की एज भी हो गई है, तो क्या करें। आज बेबी के बाद सब हो नहीं पाएगा, तो क्या करें, बेबी कर लें या बाद में करें। ऑलरेडी हमारी शादी को 5.5 साल हो गए, बट हमने बेबी प्लान नहीं किया। कर लो भैया बच्चा, फिर एज भी है, शादी को भी टाइम हो गया, पता लगा फ़ॉरेन घूमने के चक्कर में बाद में फिर इनफर्टिलिटी को रो रहे हो। और दूसरी चीज़ एक ये भी है, फ़ॉरेन घूमना बच्चे के साथ नहीं होता, ये किसने कहा। बच्चों के साथ आराम से घूम लेते हो आप जब आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं मेरी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरे मायके से जब भी मेरे भाई भाभी आते हैं तो मेरी सास मेरी कमियाँ गिनाने लगती हैं। हालांकि मैं अलग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, अलग है किचन है, सास से काम रखती हूँ, उनके किसी पचड़े में नहीं पड़ती, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी सास को प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, भाई भाभी आते हैं तो सासू माँ और देवर भी मेरी कमियाँ गिनाने लगते हैं। अब क्या करूँ। एक बार मेरा भाई आया तो मेरी सास और देवर ने इतना उल्टा सीधा बोला मेरे बारे में कि मैं मरने के लिए भी चली गई थी, फिर बच्चों को सोचा और वापस आ गई। पति तो है ही टॉक्सिक, घर वाले भी जीने नहीं देते, मेरे घर से कोई मिलने आए तो भी ना दिक्कत है। क्या करूँ मैं जब बार बार ससुराल वाले यही हरकत करें। देखो, अगर वो बोल रहे हैं झूठ, आपने जो नहीं किया वो कह रहे हैं, तो आपके भाई भाभी को आप पे विश्वास होगा, है ना। और अगर वो बोल रहे हैं सच, जो वो बोल रहे हैं वो आपने सच में किया है, तो भाई इतना बुरा मानने की बात नहीं। जब अगर भाई भाभी के सामने आपको लग रहा है मेरी कमियां गिना रहे हैं, सीधे बोल दो ये हैं ही इस लायक, हाँ मैंने करा। इसमें जान देने वाली कोई बात नहीं है। स्पेशली जब आपके पति भी टॉक्सिक हो ना, तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, ऐसे कमज़ोर बनने से बात नहीं चलेगी। और दूसरी चीज़ कि भाई भाभी मिलने आ रहे हैं तो तब ये लोग कर रहे हैं तमाशा, तो उन्हें पहले ही अपने भाई भाभी को सिखा के रखो कि भई ये तो चक्कर में रहता है कि कब तुम आओ और कभी कभी अपनी कहानियाँ सुनाए, तो इन्हें थोड़ा अनसुना करके आ जाना, बस हाँ हूँ करके। दी, आपको वीडियो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं, थैंक्स अलॉट। आपने सही कहा था, साइलेंट डिवोर्स होता है। 4 साल की शादी में यही हुआ है। बेटी है 3 साल की, हस्बैंड चाहते हैं जॉब करूँ पर हेल्प नहीं करना चाहते। क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि बेटी को हस्बैंड जॉब छोड़ के संभालने की कहते हैं। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, क्या करूँ, कोई है नहीं इन लॉज़ के यहाँ देखने वाला। अगर जॉब करनी है तो ऐसी जॉब ढूंढो जो बच्चे के साथ मैनेज हो जाए। उसके दो हैं, या तो आप बच्चे को साथ लेके जाओ, या फिर इतने पैसे हों कि मेड रखो फुल टाइम, जब तक आप ऑफिस में हो तब तक वो संभाल ले। और ज़रूरी नहीं है इन लॉज ना हो, कई बार पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं जो आपके बच्चे की देख रेख कर लें, भले उसके बदले में थोड़ी बहुत पेमेंट आप उनको कर सकते हो। होती है आस पड़ोस की कोई भाभी जी, दीदी, फैमिली की तरह बच्चों को प्यार करती हैं, है ना। तो आप जब वहाँ पर हो वो रख लें, उसके बदले में आप कुछ अलग तरीके से दे दो, वैसे ना दो कि भाई इसके पैसे हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है, ट्राई करके देखो अगर ऐसा कोई है, और उसके बाद फिर अपनी जॉब करो। बच्ची 3 साल की है, इतनी छोटी अब वो रही नहीं, 1-2 साल में और समझ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि घर पे मैं रह के संभालूँ तब करूँ, तो देखो बच्चा कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसको बिल्कुल अकेले छोड़ के आप चले जाओ, है ना। तो बीच का ही रास्ता आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर जॉब करनी है तो इस तरीके से ही प्लान करो कि बच्चे का सही सही एक हिसाब बन जाए। नेक्स्ट, हाय दी, अगर किसी काम का रिग्रेट हो, बात मन से नहीं निकले तो क्या करें। घर में अकेली हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रही हूँ, पढ़ने बैठो तो बात दिमाग में घूमती रहती है। देखो, जो रिग्रेट है ना जिस चीज़ का, वो पास्ट में हो चुका। आप रिग्रेट कर करके मर भी जाओगे तो भी वो पास्ट नहीं बदल सकता। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। आप जो कर रहे हो, अगर उस चक्कर में पढ़ नहीं पाए तो एक और रिग्रेट फ्यूचर के लिए खड़ा कर लोगे। तो जो भी है, बार बार जब भी आएगी बात दिमाग में, हर बार अपने आप को यही कहना कि मैं कितने ही घोड़े खोल लूँ, मैं बदल नहीं सकती इस चीज़ को, जो कर दिया वो कर दिया।
लेकिन आगे से ऐसा नहीं करोगी, ये तय हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, दीदी ज़मीन पर ससुर जी ने ली है और घर मेरे पति ने बनाया है 3 फ्लोर का। नीचे मेरी देवरानी रहती है, ऊपर मैं। शादी होते ही अलग कर दिया। हमारे देवर की शादी को तो मंथ ही हुए हैं, पर मेरी सास मुझसे बात भी नहीं करी। मैं बीमार भी थी तो मुझे देखने भी नहीं आती। पति बोल रहे हैं कि अलग घर बनाकर रहेंगे, क्या ये सही है? प्लीज़ आंसर। भैया कलेश से तो मेरा मानना तो यही है, अगर अलग बना के रह लो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया। भले ज़मीन ली, आपने बनाया, अब यहाँ पैसे लगाया। अनेक किस्से ऐसे हैं जो जॉइंट परिवार में रह के पैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी घर की सुख शांति के लिए निकल गए वो, और फिर सुखी हैं। अगर बना सकते हो तो अलग रह लो जब कलेश है घर में तो। हेलो मैम, आप आंसर करने को कहते हो, बट मैं किसी को कुछ कह देती हूँ तो वही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है। उसे बुरा लग रहा होगा, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। अब मेरे से किसी से कुछ नहीं बोला जाता, अंदर अंदर परेशान होती रहती हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ, बोल कर भी परेशान और बिना बोले भी। काइंडली हेल्प। भैया देख लो किस में ज़्यादा परेशान हो, फिर दोनों परेशान स्थितियों में तोल कर देख लो किस में ज़्यादा परेशान हो, बोल के या बिना बोले। जिसमें कम परेशानी लगती हो वो कर लो। नेक्स्ट, हाय दीदी, जब से आपकी बातें सुनती हैं अपने वाली फीलिंग आती है। मेरी प्रॉब्लम यह है, मेरे इन लॉज, वो लोग गांव में रहते हैं, हम सिटी में, बट वो लोग मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा फ़ोन करते हैं। मेरे हस्बैंड भी उन लोगों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि अपनी लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहते। मैं अभी से बोलती हूँ तो वो बोलते हैं तुम मेरे माँ बाप को छुड़ा रही हो, और अभी मुझसे ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। इन लॉज लेट नाइट तक फ़ोन में क्रिकेट मैच डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स इशू डिस्कस, ये सब बातें मेरे हस्बैंड बेडरूम में करते हैं। मुझे डिस्टर्ब होता है, बोलो तो लड़ाई करते हैं। मैं क्या करूँ? बहुत गुस्सा आता है, जैसा उन लोगों के फ़ोन आता है मेरा मूड ऑफ हो जाता है। दूर रह के भी टॉर्चर कर रहे हैं, दी हेल्प। कहीं और जाके सो जाया करो, सिंपल। दीदी 10 ईयर्स में पीरियड आए तो बच्ची की हाइट का क्या होगा? पता नहीं, हमारे टाइम में तो कहते थे कि इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन अब तो 9-9 साल की बच्चियों की पीरियड्स आ जाते हैं तो वो बढ़ती ही हैं बाद में। अब कुछ नियम नहीं बचे कुदरत के पुराने वाले, तो जस्ट वेट एंड वॉच। दी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आपसे पूछना है कि एक हाउसवाइफ घर पर रहकर कैसे पैसे कमा सकती है। बहुत सारे तरीके हैं, इस पर पूरी वीडियो बना रखी है मैंने। इस चैनल के शायद सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो वही है, वो देख लो। नेक्स्ट, हेलो दी, स्टाफ के साथ कैसे एडजस्ट कैसे करें जहाँ फेवरेटिज्म हो रहा हो? स्टाफ के साथ एडजस्ट करने की ना भाई साहब बिल्कुल अलग कला है, जो मुझे इतने सालों में अब आ गई, मैं कह सकती हूँ। वहाँ आपको, वैसे वहाँ क्या, रिश्तों में भी आपका ना दिल से कहीं काम ही नहीं चलता। सब कहते हैं ना दिल से करो, दिल से। भाई साहब दिल से कहीं काम नहीं चलता, हर जगह काम दिमाग से चलता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों के साथ अपने टर्म्स ठीक रखने के लिए आपका दिल काम नहीं आता, आपका दिमाग काम आता है। जो भी, अगर मैं अपने आप को, मैं अपनी पिछले 10-15 साल पुरानी वाली सुनीता को या 20 साल वाली पुरानी सुनीता को याद करती हूँ ना, तो मुझे भी सच में यही लगता है जो आप कमेंट में लिखते हो ना कि आप मुझे पहले मिल गई होती। मुझे भी यही लगता है कि काश मुझे कोई मेरे जैसा उस टाइम पे मिल गया होता, तो मैं अगर दिल की बजाय दिमाग से सोचती, दिमाग से काम लेती, अपने एक्शन दिमाग से करती, तो मेरे जितने भी मुझे ऐसे फैसले हैं ना जिन पर मुझे आज लगता है कि यार ये इससे बेटर तरीके से हो सकता था, वो नहीं होता। सब चीज़ें बिल्कुल पिच परफेक्ट होती। जो भी कमी अभी मुझे लगती है कि हो गई है ना, तो फेवरेटिज्म चल रहा हो, पार्शियलिटी चल रही हो, खड़ूस बॉस हो, अनकोऑपरेटिव स्टाफ मेंबर्स हो, यही सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। या फिर कोई बहुत अपने गुण गाने वाला हो, सब कुछ हर तरीके का स्टाफ में आदमी होता है। आप सिर्फ दिमाग से चलो। अगर आपको किसी से काम लेना है, जो कहते हैं ना भैया रीढ़ हमारी तो नाक का सवाल है, ये वो, हम क्या झुक जाएंगे। इंचार्ज बनते ही जहाँ के भी आप हो, जिस भी फर्म में, आपको थोड़ा सा माइल्ड होना पड़ेगा लोगों के साथ काम लेने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर फेवरेटिज्म चल रहा है तो भूल जाओ कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिलेगी, लेकिन काम ऐसा करो, और स्पेशली जब पब्लिक अपीयरेंस में वो काम आप जो फेवरेटिज्म कर रहे हैं उन लोगों की अपेक्षा कुछ और ज़्यादा लोगों की निगाह में आने वाला हो, कुछ इस तरीके का जब भी इवेंट हो ना, उस टाइम कहना फाड़ दो, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दो कि अंधे को भी नज़र आ जाए कि भाई ये नगीना कहाँ छुपा हुआ था। फेवरेटिज्म पूरी कंपनी, पूरा दुनिया तो कर नहीं रही, कोई 1-2 जने कर रहे होंगे। जिस दिन उनसे ऊपर वाले देख लेंगे आपको, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट,
ये बताएं कि जो टॉक्सिक रिलेटिव होते हैं उनकी गुड बुक में आया जा सकता है कि नहीं। टॉक्सिक क्या होते हैं, टॉक्सिक डेफिनेशन क्या है आपके नज़र में, पहले ये सोचो। टॉक्सिक मतलब वो जो आपकी ज़रा सी भी अच्छाई देख के खुश ना हो, जहरीला ही तो कहते हैं, मतलब जो आपके संपर्क में आया और आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसे ही तो टॉक्सिक कहोगे, जो आपको खा रहा है। उनकी गुड बुक में आके आपको क्या करना है, उनकी तो बैड बुक में ही रहना सही है ना, ताकि वो आपसे दूर रहें। सिंपल। नेक्स्ट, हेलो दी प्लीज़ गाइड मी, मेरी जेठानी ने बहुत परेशान किया हुआ है, हम दोनों ऊपर नीचे रहते हैं, खाना पीना सब अलग है, पता नहीं क्यों मुझसे इतना चिढ़ती है, कॉपी करती है कोई ना कोई बात पर, बस लड़ा, कैसे डील करूं दी बताओ। जो आपको कॉपी करता है उसे देख के बिल्कुल मत चिढ़ो, खुश हो जाओ, वो आपका बिल्कुल फ़ैन है, आपके स्टाइल का कायल है, आपका दीवाना है वो, इसीलिए आपकी कॉपी करता है। क्योंकि वो आपके कॉपी करने के बाद भी आपके जैसा नहीं हो पा रहा, इसलिए वो आपकी बुराई करता है। उसने खुद घोषित कर दिया कि वो नीचे है, आप ऊपर हो। खुश होया करो, ऐसे एक दो लोग होने चाहिए। जब तक मेरे आसपास ऐसे नहीं होते ना, मेरे को तब एंजाइटी सी होने लगती है कि यार कोई कॉपी ही नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग होने चाहिए आपके आसपास, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप चिढ़ क्यों रहे हो? अब मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन पहले मैं भी चिढ़ती थी। जब से ये चीज़ समझ में आई ना मुझे, मैंने भी कहीं पढ़ी, दिमाग चेंज हो गया। अब जो मुझे कॉपी करता है ना, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। फिर मेरी बुराई करता है, कॉपी करने के बाद। खाली बुराई करता तो अलग तरीका है, लेकिन कॉपी करने के बाद जो मेरी बुराई करे ना, आहा, मेरे को लगता वाह, माई फैन, डाई हार्ड फैन। गेम है ये, इंजॉय करो। नेक्स्ट, सिक्योर स्किन से जो आपकी स्किन अच्छी हुई है, 1 मंथ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे तो ऐसे ही रहेगी। क्या आपने ऐसा ट्राई किया है? प्लीज़ बताना, बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा है, देखो कोई फेस वॉश कोई सनस्क्रीन तो यूज़ करनी है, ऐसा तो है नहीं साबुन से मुँह धो के चले जाएंगे। तब कोई करनी है तो फिर मैं इसी की करती हूँ। इनफैक्ट जब ये ख़त्म होने वाले होते हैं प्रोडक्ट, मतलब 1 हफ्ते के रहते ही हैं ना, मैं तभी मंगा लेती हूँ, या तो बाय 1 गेट 1 में, या फिर पूरी किट मैं मंगा लेती हूँ तभी। मैंने नहीं बीच में छोड़ी बिल्कुल भी, मतलब एक सिंगल डे के लिए भी फेस वॉश सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी नहीं, 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ी। जब से मैंने यूज़ करना शुरू करा, लगातार कर रही हूँ यूज़। नेक्स्ट, राधे राधे दी, एक वीडियो बनाना जिसमें न्यूली मैरिड गर्ल को कैसा बिहेवियर करना चाहिए। ससुराल ने बताया मैं वही हूँ जो मैरिज रिजेक्शन झेल रही हूँ, इसलिए अब डर लगता है क्योंकि मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। पहले सब में इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, अपने में रहती हूँ। पहले बहन शादी हो तो जाने दो, पहले से क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? वहाँ अलग ही पैरेलल ब्रह्मांड मिलेगा ससुराल में। कितनी भी तैयारी करके जाओ, वहाँ जाके तुम्हें कुछ नया ही मिलेगा। हर घर अलग होता है, भले एक गली के 2 बराबर बराबर घरों को देख लो ना, तो भी उनका खाने पीने, पहनने ओढ़ने, त्योहार, हर चीज़ का रवैया अलग होता है। तो आप कितने भी प्रिपेयर्ड होके जाओ, जब आप दूसरी फैमिली में जाओगे आपको नया नया ही लगेगा। सिंपल जाओ। और 2-4 गोल्डन रूल हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करें, फिर बता देती हूँ। एक तो जोश में आके बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, बहुत ज़्यादा बुरा बनने की कोशिश मत करो। जैसे हो नॉर्मल वैसे रहो। जिसके जितना काम आप अभी कर रहे हो अनमैरिड टाइम में, तो भैया अभी आपके सिर पे माँ बाप है, थोड़ा आप लग्जरी में रह रहे हो, आलस में रह रहे हो। बीइंग अ बहू थोड़ा सा तो अपने आप को घर के काम में आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक बार जोश में इतना मत बढ़ाओ कि भाई मैं आदर्श बहू बन जाऊँगी, कोई नहीं बन सकता। शादी होने से 2-4 महीने पहले घर संभालना अच्छे से सीख लो, कि आपके डेली के रूटीन के काम 7 झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, है ना, इसके अलावा डस्टिंग, कपड़े के आयरन। अब बच्चे तो अभी आपके होंगे नहीं, लेकिन उन्हें पढ़ाना, ये सारे काम होते हैं कि ये काम आपके ऑटोमेटेड होने लगे। थोड़ा थोड़ा अपने घर में करना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा सा सुबह का टाइम उठने का सही रहे। अगर आप लेज़ी बर्ड हैं कि भैया सुबह हम 10 बजे से पहले उठ जाएं तो हमारा शरीर टूटता है, उस आदत को जितना हो सके अपने घर सुधार लो। ये चीज़ें किसी के डर के लिए नहीं है, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन जब आप गृहस्थी में जाएंगी, है ना, तो ये चीज़ें आपको अपने लिए ही मुश्किल खड़ी करेंगी अगर आप ये चीज़ें नहीं सीख के जा रहे, नहीं कर पाने के। फिर क्या होता है जी, मेरी सास यूँ कह रही, मेरी नंदी कह रही, कुछ तो अपनी तरफ से करो। बाकी इतना जोश में सिर पर बीड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जोश में लिया हुआ काम पूरा होता नहीं। जिस दिन छोड़ोगे, जिस दिन थकोगे, जिस दिन बीमार होगे, उसी दिन गालियाँ पड़ेंगी और पीछे का सब माइनस। तो जस्ट बी योर सेल्फ,
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ससुराल है वो, उसे पियर मत मानना। घर है, रहना है, आपको पूरा जीवन वहीं बिताना है, लेकिन जो वहाँ पे माँ बाप हैं वो आपके माँ बाप नहीं है जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपके पति के माँ बाप हैं। उनसे वो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि जो एक औलाद के लिए माँ बाप को दर्द होता है वो उन्हें होगा, कभी नहीं होगा। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे उस दिन आपको उनकी कही भी बातें या निगलेक्टेंस बुरी नहीं लगेगी। बुरी नहीं लगेगी तो आप इरिटेट होकर किल्स होगे नहीं, आप नॉर्मल रहोगे कि हाँ ठीक है यार, सास ससुर ही तो है, माँ बाप थोड़ी है, वो क्यों सोचेंगे, बस हो जाएगा। नेक्स्ट, दीदी सोच रही होंगी कैसे सवाल पूछ रही हूँ, पर क्या क्योर स्किन के प्रोडक्ट हाथों पर भी लगा सकते हैं? भाई हाथों पे भी तो स्किन ही है जब मुंह पे लगा सकते हो तो हाथ पे भी लगा ही लोगे। क्योर स्किन ऐप हेयर के लिए भी है, मेरे बेटे के हेयर काफ़ी कम हो गए हैं, ट्राई करके देख लो। आज बड़े क्योर स्किन के क्वेश्चन और ज़्यादा आ गए। दीदी प्रणाम दी, हेयर में नैनो प्लास्टिक करवाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। नेक्स्ट, हेलो दी नमस्ते, मैं ये पूछ रही हूँ क्या क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कोई भी क्रीम या कोई प्रोडक्ट या कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ दी बताओ। और एक और बात, मैं मेरी सास और देवरानी से बिल्कुल मतलब छोड़ रखा है, हर तरह का लेना देना, बट मेरी सास बिना पूछे फ्रिज में से सामान ले जाती है मेरे से बिना पूछे। मैंने उनको बोल रखा है मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरी सास इसी बात का फ़ायदा उठाती है। प्लीज़ दी रिप्लाई देना। कोई प्रोडक्ट या कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो तो कर सकते हैं, मैं भी कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, ठीक है। ग्लिसरीन वाला सीरम भी लगाती हूँ मॉइस्चराइजेशन के लिए ताकि ड्राई ना हो, फिर प्योर स्किन के लगाती हूँ, कॉम्पैक्ट भी लगाती हूँ, तो वो तो हो सकता है। और दूसरा ये जी, आपकी सास से आपका कोई मतलब नहीं है, फ्रिज में सामान ले जाती है, फ्रिज में लॉक करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, सारी तारीफ़ें सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी तारीफ़ें करी हैं लुक्स की, साड़ी की। नेक्स्ट, दी मायके में मेरा भाई साल में 2 महीना कमाता है, बाकी टाइम कुछ करता नहीं, पापा दिहाड़ी करते हैं, घर में उसकी बीवी भी माँ से ज़्यादा करती है, अच्छे से नहीं रहती, माँ सब सुनकर बहुत टेंशन होती है, क्या करूँ? भाई को समझाती हूँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करूँ? आपके करने के लिए कुछ है ही नहीं, समझा ही सकती हो भाई को, वो सुन नहीं रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सुनीता जी आपने सही कहा, मेरी बहू शुरू से ही ऐसी थी पर हम हैंडल करते हुए आ रहे थे उसको, आप वह कुछ ज़्यादा ही बोलती है हमसे, आपने पति से भी ढंग से बात नहीं करती और बच्चों को मारती है, उसका मेरा इस बात पर झगड़ा होता है, साफ़ सफाई घर में नहीं करती, अच्छे से पति के साथ अच्छे से व्यवहार रखो, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के पति से बात करती है और मुझसे भी होता है, रिप्लाई देना। देखो अब आपने तब से उसको झेला झाला सब कुछ करा, ऐसे इंसान का इलाज वही होता है कि आप उनको अलग कर दो। रही बात यह कि पति से कैसे बोल रही है, तो भाई आपका बेटा, अब कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, अडल्ट है वो, उसको पता होगा ना कि उसे अपनी बीवी से इज्जत कैसे करानी है, या उसको उसकी माँ लगेगी ये कराने में कि मेरी बीवी से मेरी इज्जत कराए। वो बोले ना इस चीज़ को कि मेरे से कैसे बोल रही है, आप अपने लिए बोलो कि भाई तू कैसे ही बोल रही है, मेरे से मत बोल इस तरीके से, मैं नहीं लूँगी। तो ऐसों का सिंपल इलाज है, अलग करके खड़ा करो। अब अकेली दीवारों से तू चिल्ला के बोल, धीमे बोल, ये हमारा डिसीजन होता है, सास बहू की और किसी की बात नहीं है, ये हमारा ही डिसीजन है कि हम किससे कितनी मतलब बदतमीजी लेंगे नहीं लेंगे। अगर हमें नहीं लेनी, हम साफ मना करेंगे कि भाई तू जा, हम नहीं लेंगे, तुझे जो तेरी सुनता हो उसे सुना ले, बस। हमने ये ठेका थोड़ी ले रखा कि हम उसको बदले, और हम चाहें भी तो भी नहीं बदल सकते, ये है बात। तो अलग करो। रही बात बेटे की, कहो अपने आप इज्जत करा ले, उसके लिए आप दुखी मत हो। मेरी सास बोलती है कि मैं उनको टाइम नहीं देती या कि नहीं बैठती उनके साथ, वो नेगेटिव टॉक्सिक है, कैसे बैठूं, क्या करूं? जाके बैठ जाया करो घड़ी से मिला के, और रोज का नियम बना लो, बैठती तो हूँ, उतनी देर के लिए बर्दाश्त वाला बटन अपना ऑन करके जाओ। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी के लिए लड़का देखा जा रहा है लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे रिसेंट मेरे से 3 साल छोटे एक लड़के ने प्रपोज किया है, मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है, क्या करूं? उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 25 का, मैं 28 की, सब कुछ सही है तो कर लो, एज डिफरेंस क्या मैटर कर रहा है, 3 साल का अगर मन मिल रहे हैं तो। दूसरी चीज़ लुक की बात होती है, कोई 25 का है लेकिन लग रहा है हमसे बराबर की टक्कर का, हम 28 के हैं, तो चल जाएगा काम। मेन मुद्दा लुक्स पे ही तो आकर टकता है। नेक्स्ट, आपकी 10 मिनट वाली स्ट्रेचिंग के कितनी देर बाद पानी पी सकते हैं? तुरंत बाद पी लो। ये साड़ी कौन सी है? ये मैंने जो उसमें पहनी थी, थंबनेल देख लेना, वो उससे है, अमेज़ॉन से, रेडी टू वेयर साड़ी है।
नेक्स्ट, हेलो दी, विद ऑल ब्लेसिंग कम टू द डे हैज़ कम। काफ़ी हर्डल्स के बाद मेरा प्रमोशन हो गया है। थैंक्स आपके एडवाइस के लिए, भगवान मेहनत का रिटर्न ज़रूर देते हैं। थैंक्स दी। चलो जी, वेलकम। इसी के साथ एपिसोड 128 के सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 या 2 मैंने छोड़े हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़े से छोटे कर देना नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो अपना कमेंट ज़रूर लिखना, नेक्स्ट टाइम उनको भी पढ़ूंगी। बात करते हैं अपने आउटफिट की। माई ग्रेनेरो का है, ठीक है। और ये साड़ी जो इतनी सुंदर क्रेप में है, और ये मिंत्रा से है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है इसकी क्रेप की। देखो पीछे से वाइट वाला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया, ठंडी और बॉडी हगी सुंदर सी साड़ी है। इसको मैं टैग कर दूंगी। देखो पूरी साड़ी में इसी तरीके का ब्लैक कलर का सेल्फ डिज़ाइन में ब्लाउज है, बहुत ही सुंदर। टैग कर दूंगी, आप देख लेना उसमें से, ठीक है। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।